हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानपीठ क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है निकोलो मैकियावेली। तो ये हमारी पॉलिटिकल थॉट का फोर्थ थिंकर है। इससे पहले मैंने तीन थिंकर को कवर कर दिया है अपने चैनल पर। तो जिन लोगों ने उनकी वीडियो जाके नहीं देखी है वो वहाँ पे जाके देख ले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं निकोलो मैकियावेली। और वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा अगर आपका कोई सजेशन है या डाउट है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो जो अब बात करते हैं निकोलो मैकियावेली की। तो जो निकोलो मैकियावेली थे इनका जन्म 1469 में फ्लोरेंस शहर में हुआ था, इटली में। इन्हें रिनेसांस थिंकर माना जाता है। अब रिनेसांस का मतलब क्या होता है? रिनेसांस का मतलब होता है दोस्तों पुनर्जागरण। पुनर्जागरण, ठीक है। अब पुनर्जागरण का मतलब क्या हो गया कि जागना, जागरण मतलब जागना, पुनर् मतलब दोबारा। ठीक है, तो रिनेसांस थिंकर का मतलब हो गया वो पुनर्जागरण काल के वो एक थिंकर थे। ठीक है, जिनकी काफी सारी तारीफ हुई और जिनकी काफी आलोचनाएं भी हुई। ठीक है, ग्रामसी ने उन्हें अप्रिसिएट किया, उन्हें प्रेज किया। किस चीज के लिए? क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स को इथिक्स से अलग करके अपने व्यूज दिए। ठीक है, अब ये बात समझेंगे हम। जैसे जब हम प्लेटो और एरिस्टोटल को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो अपने राज्य के सिद्धांत में, अपने राजा के सिद्धांत में वो नैतिकता की बात करते हैं, वो एथिक्स की बात करते हैं। लेकिन जो हमारे मैकावली थे उन्होंने पहली बार अपने पॉलिटिकल व्यूज दिए, वो भी नैतिकता से हटकर। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने पॉलिटिक्स और एथिक्स दोनों को अलग किया। ही वॉज ए मोर प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन रेदर देन फिलोसफर। तो यही बात आ जाती है। अब पॉलिटिशियन का मतलब होता है राजनेता। ठीक है, तो वो क्या थे? वो उनका मेन काम फिलोसफी देना नहीं था केवल। वो क्या थे? एक प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन की तरह सोचते थे। ठीक है, उन्होंने आसपास जो भी चीजें देखी उनसे सीखा और जाना कि क्या क्या चीजें एक स्टेट में इम्प्लीमेंट की जा सकती है उस स्टेट को यूनिफाई करने के लिए। तो इस वजह से उन्हें प्रैक्टिकली पॉलिटिशियन बोला गया रेदर देन ए फिलोसफर। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई प्रॉपर फिलोसफी नहीं दी कि भाई राजा को ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, इतनी पढ़ाई करनी चाहिए। उन्होंने ऐसी कोई अपनी पॉलिटिकल थॉट में ऐसी कोई क्वालिफिकेशंस नहीं बताई है। उन्होंने जो चीजें देखी हैं उन्हीं चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए प्रिंस पर बोला है। ठीक है, या रूलर पर बोला है, तो इसलिए उन्हें प्रैक्टिकली पॉलिटिशियन बोला जाता है रेदर देन ए फिलोसफर। ऐसा माना जाता है कि जो उनके आइडियाज थे वो एक सिंबल की तरह काम करते हैं। किसके लिए? मॉडर्न स्टेट के लिए। ठीक है, तो उनके आइडिया ने एक नया इरा शुरू कर दिया। उनके आइडिया से जो शुरू हुआ, नया इरा का मतलब है नया एक टाइम, एक नया समय शुरू कर दिया, नया काल शुरू कर दिया जिसमें उन्होंने मॉडर्नाइजेशन की बात की। ठीक है, अब बात करते हैं मैकावली से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हैं। तो अब देखो बेटा, कोई भी अगर हम किसी भी थिंकर को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उस थिंकर को मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि उनकी थ्योरी इतनी बड़ी है कि हम उन पर चाहे तो पूरी पूरी किताबें भी पढ़ सकते हैं। जो इन्होंने किताबें लिखी हैं तो उनका इतने सारे थॉट्स हैं, उनके इतने सारे व्यूज हैं अलग अलग चीज पर। लेकिन हमें पढ़ना है सिलेक्टेड, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन अब हम सिलेक्टेड पढ़ने के चक्कर में एक जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है जो जानना जरूरी है, जिससे हमें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीजें वो समझ में आएंगी और याद करने में आसानी होगी, उनको पढ़ना जरूरी है। तो इसलिए मैंने अपनी हर वीडियो में जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है उनको डाला हुआ है, तो वो आप अच्छे से समझ लें। इसके साथ साथ मैं वीडियो के बीच में और वीडियो के लास्ट में ये भी बताता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं और कहाँ से बन चुके हैं। ठीक है, तो अब ये स्टेटमेंट ऑफ मैकावली, इसका ये स्टेटमेंट फॉर मैकावली का क्या मतलब है? अलग अलग थिंकर्स ने मैकावली के लिए स्टेटमेंट दिए, तो इनमें से मैंने तीन स्टेटमेंट उठाई है जिनसे क्वेश्चन पूछने के चांस रहते हैं। पहली स्टेटमेंट है मैकावली वॉज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स। तो अब मैकावली को अपने समय का शिशु बोला है, किसने? डनिंग ने बोला है ये। ठीक है, अब डनिंग ने ऐसा क्यों बोला है इसे समझ के चलेंगे। जैसे कोई चाइल्ड होता है, कोई बच्चा होता है,
वो जैसा उसे उसके आगे जैसी एक्टिविटीज होती है वो वैसा ही सीखता है। ठीक है, जैसा वो देखता है वैसा सीखता है। तो ऐसे ही मैकावली ने जो वहां पर आसपास इंसिडेंट हो रही थी, ठीक है, जो चीजें हो रही थी उन्हीं उन्हीं से चीजें सीखी और वही अपने पॉलिटिकल थॉट में उन्होंने डाल दी। तो इसलिए मैकावली को डनिंग ने अपने काल का शिशु कहा। ठीक है, अपने काल का बच्चा कहा, जो कि आसपास की चीजों से उसने जो भी चीजें सीखी वही उसके पॉलिटिकल थॉट में देखने को मिलती है। अब अगली स्टेटमेंट की बात करते हैं। द होल ऑफ रेनेसेंस इज इन मैकावली। ठीक है, तो अब क्या है कि जिस टाइम, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेसेंस क्या होता है। ठीक है, तो रेसेंस क्या होता है ये मैंने आगे पीडीएफ भी बनाई है, वो चीज़ समझा अभी देता हूँ। पर आप पॉइंट से लेना, जो मैंने पीडीएफ में डाला है वहां से लेना। तो रेसेंस का मतलब होता है बेटा कि अगर कोई चीज नहीं, मान लो एक टाइम था फिफ्थ बीसी से लेके 15th बीसी तक का। ठीक है, इसे बोला जाता है डार्क एज। ठीक है, डार्क एज। अब ये जो टाइम था, फिफ्थ बीसी में क्या हो चुका था, रोमन एम्पायर का पतन हो चुका था, रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो चुका था। तो फिफ्थ बीसी से लेके 15th बीसी के बीच में डार्क एज चली। अब इस डार्क एज में क्या थे, इस डार्क एज में जो लोग थे वो आपस में लड़ते रहते थे, लड़ाई होती थी। ठीक है, उसके अलावा, लड़ाई के अलावा वो क्या थे, अंधविश्वास पे ज्यादा विश्वास रखते थे, अंधविश्वास पर ज्यादा विश्वास करते थे वहां के लोग। ठीक है, चर्च का रूल था, चर्च रूल था, चर्च रूल था। ठीक है, और क्या था, लोग या देश क्या था, देश छोटे छोटे राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहा था, देश डिवाइड हो रहा था, देश डिवाइड हो रहा था। तो ये सारी चीजें क्या हो रही थी उस टाइम में, फिफ्थ बीसी से लेके 15th बीसी तक ये सब चल रहा था। उसके बाद जन्म होता है रेनेसांस पीरियड का। ठीक है, जहां से रेनेसांस में क्या होता है, यहाँ पर रेनेसांस पीरियड बोलते हैं बेसिकली उस टाइम को जिसमें लोगों के मन में, मैं बता ही देता हूँ यहाँ पर, रेनेसांस में क्या होता है, रेनेसांस में जो लॉजिक है उसका रीबर्थ होता है। रीबर्थ का मतलब पुनर्जन्म। जैसे जो लोग हैं, लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि हम चर्च की बात क्यों माने, अगर ये बात आई है तो कैसे आई है। वो तार्किक बातें करने लगते हैं, लॉजिकल बातें करने लगते हैं। उनके अंदर की जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो जाग जाती है। वो जब सवाल करने लगते हैं, ठीक है, जब उनके अंदर सिविलाइजेशन वैल्यू आ जाती है। सिविलाइजेशनल वैल्यू का मतलब होता है जो एक सिटीजन की वैल्यू होती है, जो एक गुड सिटीजन के लिए जरूरी होती है वैल्यू, जब उनके अंदर उन वैल्यूज का जन्म हो जाता है, उसे बोलते हैं रीएसेंस पीरियड। रीएसेंस से क्या होता है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, वही कि जांच की कि कोई चीज क्यों हो रही है, उसकी जो फीलिंग होती है वो जागने लगती है। ह्यूमनिज्म की फीलिंग जागने लगती है, इंसानियत की फीलिंग जागने लगती है। ठीक है, तो इस ये होता है रीएसेंस। तो द होल ऑफ रीएसेंस इज इन मैकियावली, ये स्टेटमेंट लस्की देता है। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, जो भी मैकियावली ने अपने व्यूज दिए, वो पॉलिटिकल व्यूज दिए जो भी, उन पॉलिटिकल व्यूज में देखा जा सकता है कि जिस टाइम पे मैकावली पैदा हुए कि वहां पे रिफॉर्मेशन हो रही थी। ठीक है, वहां पे क्या है, रीएसेंस आ रहा था। अब रीएसेंस में क्या हुआ था, पहले क्या था, डार्क एज में क्या था, चर्च का रूल था। लेकिन रीएसेंस में क्या, दोबारा स्टेट का रूल आ रहा था। स्टेट का रूल आ रहा था, स्टेट में किंग क्या था, रूल कर रहा था, किंग या रूलर, वो उसका दोबारा रूल आ गया था। ठीक है, तो अब वहां पे छोटे छोटे रिफॉर्म, फ्यूडल सिस्टम खत्म हो रहा था। तो मैकावली ने आसपास सारी चीजें देखी और वो सारी चीजें अपने पॉलिटिकल थॉट में डाल दी। इसलिए बोला गया, लस्की ने मैकावली की को बोला कि जो पूरा का पूरा रिएसेंस पीरियड है वो मैकावली में समाहित है, यानी मैकावली में समाहित है मतलब जो मैकावली के पॉलिटिकल थॉट है उसमें देखा जा सकता है। और अब बात करते हैं सेबाइन की। अब सेबाइन ने उन्हें क्रिटिसाइज किया, इस स्टेटमेंट को बोल के क्रिटिसाइज किया है कि
जो मैकावली के व्यूज थे वो नैरो डेटेड थे, यानी वो पुराने थे, ठीक है, और नैरोली लोकेटेड थे, मतलब ये किसी जगह के लिए लिमिटेड थे, ऐसा बोलते हैं सेबाइन, ये बोल के क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये तीन स्टेटमेंट हम याद रखेंगे, ठीक है, मैकावली से जो रिलेटेड है। अच्छी बात ये है कि जो इसमें सब में मैकावली का नाम है, तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये मैकावली से रिलेटेड है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, ये किसने कही, ये बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि ये तीनों स्टेटमेंट आपको समझ आ गई होगी और आपको याद हो गई होगी। रीएसेंस पीरियड क्या था ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब रीएसेंस के टाइम पे ना जो एक इमरजेंस ऑफ न्यू मैन, ये मैकावली की बात कर रहा है इसमें, ठीक है, कि मैकावली का जन्म होता है जो कि एम्बियस होता है, रेस्टलेस इंडिविजुअल होता है, जो मोटिवेटेड होता है किससे, सेल्फ इंटरेस्ट से, ठीक है, ग्लोरी से, फेम से। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैकावली से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बारी बारी एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे। तो मैकावली ने जो भी अपना सेंटर बनाया पॉलिटिकल थॉट का, वो बनाया ह्यूमन नेचर को, ठीक है, यानी मैकियावेली ने जो पॉलिटिकल थॉट दी वो ह्यूमन नेचर को नजर में रखते हुए उसने अपनी फिलोसफी दी, उसे सेंटर माना, ठीक है। उनका उसका मानना था कि जो मॉडर्न इंडिविजुअल का डेवलपमेंट अगर होगा तो मॉडर्न स्टेट का डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा, ठीक है। और जो ये मॉडर्न स्टेट का उनका आइडिया था, ठीक है, वो क्या था, ओमनीपोटेंट था। ओमनीपोटेंट का मतलब सर्वशक्तिमान, और ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सर्वशक्तिमान था, जो उनका मॉडर्न स्टेट था, वो क्या होगा, सबसे शक्तिशाली होगा, ठीक है। स्टेट क्या होगा, सबसे शक्तिशाली स्टेट की वो बात करते हैं। और ओमनी प्रेजेंट का मतलब कि हर जगह ऐसा ही, जो राज्य है या रूलर है वो हर जगह ऐसा ही होना चाहिए। ये थ्योरी, हर जो उन्होंने थ्योरी दी स्टेट के रिगार्डिंग या रूलर के रिगार्डिंग, वो हर जगह अप्लाई होगी। जो जिस आइडिया की वो बात करते हैं, जिस मॉडर्न स्टेट की बात करते हैं, वो बहुत शक्तिशाली होगा, ठीक है। और वो जो उनके व्यूज हैं वो हर जगह अप्लाई होंगे, ठीक है। तो वो जो उनके आइडियाज थे, इसलिए वो ओमनीपोटेंट और ओमनी प्रेजेंट, उसके जो मॉडर्न स्टेट के आइडियाज थे वो बोला है उनको। मैकियावेली गेव इम्पोर्टेंस टू प्रिंस एंड हैड टू टेक चार्ज ऑफ एवरीथिंग। जैसा कि हमने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा कि जो उनका मॉडर्न स्टेट का आइडिया था वो ओमनीपोटेंट था। ओमनीपोटेंट का मतलब सर्वशक्तिमान था, सर्वशक्तिमान था। अब जो राज्य होगा उसमें क्या होगा, एक रूलर होगा, उस रूलर को प्रिंस बोला है मैकावली ने, ठीक है। मैकावली ने उस रूलर को प्रिंस बोला है। उन्होंने प्रिंस को बहुत शक्तिशाली होने का आदेश दिया है कि प्रिंस को सबसे शक्तिशाली होना चाहिए, ठीक है, सजेशन दिया है। तो वो मानते हैं कि प्रिंस क्या करेगा, हर चीज का चार्ज प्रिंस के पास होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे करना है। तो वो स्टेट में जो भी एक्टिविटीज होगी उसका चार्ज किसके पास होगा, उसका चार्ज होगा प्रिंस के पास। तो ये बात करते हैं मैकियावेली, ठीक है। अब मैकियावेली को आगे समझते हैं। Machiavelli understood this dynamics of modern state and modern individual. अब Machiavelli understood this dynamics, dynamics का हम मतलब समझ सकते हैं तौर तरीके, ठीक है। तो उस टाइम पर जो तौर तरीके चाहिए थे कि एक मॉडर्न स्टेट को, एक मॉडर्न इंडिविजुअल को, वो मैकियावेली अच्छे से समझते थे कि क्या क्या एक मॉडर्न स्टेट में जरूरी है और क्या क्या एक इंडिविजुअल के लिए जरूरी है। तो वो आगे इसमें बात भी करते हैं अपने थॉट में, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हमने एक बात की कि जब रेनेसांस पीरियड शुरू हुआ तो उसमें रिफॉर्मेशन हुए। तो वो जो रिफॉर्मेशन थे वो किस तरीके से थे, ये हम देख लेते हैं। रिफॉर्मेशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म। अब इस बात का क्या मतलब है। अब जैसे हमें सबको पता है कि जो सेक्युलरिज्म है इसका मतलब होता है धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, यानी किसी भी धर्म को प्रियोरिटी नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर मैं यूरोप की बात करूं, उसमें तो हम एक ही धर्म को पढ़ते हैं, क्रिश्चियनिटी को, क्रिश्चियनिटी को, ठीक है। लेकिन क्रिश्चियनिटी भी क्या थी, दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक कैथोलिक, एक कैथोलिक, एक प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट ये क्या थे, ये आपस में लड़ते रहते थे, ठीक है। तो ये क्या देते हैं, पहला रिफॉर्म होता है सेक्युलरिज्म का, कि कोई भी जो भी डिसीजन स्टेट लेगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो किसी धर्म पे बेस नहीं होगा, किसी रिलीजन पे बेस नहीं होगा, ठीक है। वो किसी रिलीजन का आदेश नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि पहला रिफॉर्मेशन यही हुआ था कि
चर्च और स्टेट को अलग अलग कर दिया गया था रिनेसेंस टाइम पीरियड में। यानी पहले क्या था कि पहले चर्च क्या करता था, चर्च कुछ भी रूल बना देता था, चर्च रूल बना देता था धर्म के नाम पर, रूल बना देता था, चर्च रूल बना देता था धर्म के नाम पर। हाँ, धर्म के नाम पर। तो फिर क्या हुआ, सबसे पहले जो रिफॉर्म हुआ उस रिफॉर्म में क्या था, उस रिफॉर्म में चर्च और स्टेट को दोनों को अलग कर दिया गया। ठीक है। तो बेसिकली जो स्टेट था, पहले चर्च क्या करता था, गाइड भी करता था किसको, स्टेट को। चर्च गाइड करता था स्टेट को कि तुम ये रूल बनाओ, धर्म के नाम पर ये सही है। ठीक है, चर्च एज ए इंस्टीट्यूशन काम करता था पहले। चर्च क्या था, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता था, जो कि स्टेट को गाइड करने का काम करता था। ठीक है, धर्म के नाम पर। और ये चर्च रूल में क्या था, उस टाइम पे करप्शन भी था। ऐसा मैकावली बोलते हैं कि जो चर्च था, उस चर्च रूल था उसमें करप्शन था। ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने चर्च और स्टेट को दोनों को अलग करने की बात की। ठीक है। और उस टाइम पे रिफॉर्मेशन में ये अलग हो भी रहे थे। तो अब आगे बात करते हैं। तो जो ये सारी चीजें हो रही थी, इनका इन्फ्लुएंस मैकियावेली के पॉलिटिकल थॉट पर देखने को मिलता है। वही बात मैंने अभी बताई कि जैसे चर्च और स्टेट अलग अलग हो रहे थे, तो जो उन्होंने अपनी थ्योरी दी है, उन्होंने भी उसने उन्होंने भी मैकियावेली ने चर्च को स्टेट से इंडिपेंडेंट बताया है। या हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि स्टेट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चर्च। ठीक है, चर्च का जो रूल है वो अब स्टेट पर लागू नहीं होगा, स्टेट के खुद के डिसीजन होंगे। और जो स्टेट है वो क्या होगा, सुपीरियर होगा चर्च से। ठीक है। तो ऐसी बात मैकियावेली करते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें फादर ऑफ यूरोपियन सेक्युलरिज्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ यूरोपियन सेक्युलरिज्म। तो एनटीए कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है आजकल। तो आजकल एनटीए का भरोसा नहीं रहा है। तो जो स्टेटमेंट है, जो पर्टिकुलरली स्टेटमेंट देखने को मिलती है, जैसे ये फादर ऑफ यूरोपियन सेक्युलरिज्म, तो इसे हम याद कर लेंगे कौन है, मैकियावेली को बोला जाता है। उसके बाद एक बात आता है कि उस टाइम पर और क्या रिफॉर्म हो रहा था। उस टाइम पर ब्रेक डाउन हो रहा था फ्यूडलिज्म का। जैसा कि फ्यूडलिज्म को हिंदी में सामंतवाद बोलते हैं। ठीक है, सामंतवाद बोलते हैं। ठीक है। तो उस टाइम पर क्या था कि जो प्रॉपर्टी रखने का राइट था वो कुछ ही लोगों के पास था। कुछ ही लोग क्या करते थे, प्रॉपर्टी ओन कर पाते थे। लेकिन और उसमें क्या थे, जो और लोग थे वो क्या करते थे, काम करते थे। और उनसे उन्हें इतना कुछ खाने पीने के लिए दिया जाता था कि उनका सिर्फ गुजारा हो जाए। और जो कुछ लोग थे, फ्यूडल थे, वही क्या रख पाते थे, प्रॉपर्टी रख पाते थे। लेकिन इस आइडिया का पतन हुआ धीरे धीरे, ये आइडिया कोलैप्स कर गया और डिसइंटीग्रेशन हुआ इसमें। ठीक है। और लोगों के अंदर एक नई फीलिंग आ गई। वो फीलिंग थी नेशन स्टेट की। अब नेशन स्टेट की जो फीलिंग होती है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जो हमारी अपनी स्टेट के लिए फीलिंग्स होती है, ठीक है, वो हमारे अंदर एराइज होने लगती है। हालांकि जो ये फीलिंग थी, अभी ये क्या थी, लीगल पॉलिटिकल एंटिटी की तरह निकल के नहीं आई थी। लीगल पॉलिटिकल एंटिटी का मतलब हो गया कि जैसे हम है, हम इंडियंस है, हमारा खुद का क्या है, खुद का हमारा नेशनल एंथम है, खुद का हमारा नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लावर है, नेशनल एनिमल है। उसे क्या है, उन्हें उन्हें हमने लीगली अडॉप्ट कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनली अडॉप्ट कर रखा है। ठीक है। तो उस टाइम पर जो चीजें हो रही थी, उस टाइम पे ये लीगली पॉलिटिकल एंटिटी नहीं थी। लेकिन इसलिए उन्होंने बोला कि जो ये नेशन स्टेट का जो आइडिया था उस टाइम पर, वो क्या था, एम्ब्रॉयनिक स्टेज में था। एम्ब्रॉयनिक स्टेज का मतलब अभी शिशु अवस्था में था, अभी नवजात अवस्था में था। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। मैकियावेली प्रेफरेंस ऑफ कॉमन मैन ओवर नोबल रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ हिज टाइम्स। तो जिस तरीके से मैकियावेली, हमने देखा कि फ्यूडलिज्म हमने पढ़ा, फ्यूडलिज्म में हमने जाना कि अब क्या थे, जो सभी लोग थे उनको क्या था, राइट्स मिल गया था। सभी लोग क्या कर रहे थे, प्रॉपर्टी रखना शुरू कर दिया था लोगों ने। ठीक है। तो ये बात उनके आइडियाज में भी देखी जाती है। ठीक है, उनके जो आइडियाज हैं उनमें रिफ्लेक्ट होती है कि वो क्या है, कॉमन मैन को भी प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो बात करते हैं कि जो प्रिंस है
उसका मेन धर्म होगा अपने जो प्रजा है, सब्जेक्ट से, ठीक है, उनको खुश रखना और उनकी सुरक्षा निर्धारित करना। ठीक है, इसी से क्या होता है, इसी से जो राइज जो आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म है वो निकल के आता है। क्योंकि कैपिटलिज्म भी बेसिकली यही बात करता है कि हमें क्या, जो स्टेट है हमें क्या करेगा, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा और हमें क्या है, खुद की प्रॉपर्टी रखने के, ठीक है, और खुद का क्या है, डेवलपमेंट करने की जो है, सेल्फ डेवलपमेंट करने की, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट की कैपिटलिज्म में बात की गई है कि हम खुद की चीजें बनाएंगे। और यही थिंकिंग क्या थी, बुर्जुआज की थिंकिंग थिंकिंग थी। तो इसी की मैकियावली आगे जाके बात करते हैं। तो बेसिकली इस पॉइंट से हमें समझना है कि जो मैकियावली है वो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कॉमन मैन को ओवर नोबल्स। लेकिन इसमें यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है, ओवर नोबल्स के ऊपर एक पॉइंट आ जाता है, प्रिंस। तो जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तो हम एक चीज देखेंगे, वो प्रिंस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। प्रिंस को वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो प्रिंस है वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो। वो चीज हम आगे देखेंगे, तो ये चीज भी हम याद रखेंगे कि वो नोवेल जो कॉमन मैन है उनको प्रेफरेंस देते थे ओवर नोवेल्स, लेकिन प्रिंस को वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। ठीक है, अब जो नेशन स्टेट है, अब वो नेशन स्टेट किस तरह का अपना जो स्टेट है उसको किस तरीके के किस फॉर्म में देखना चाहते थे। तो बेसिकली डार्क एज में क्या हुआ था कि इटली के छोटे छोटे टुकड़े हो चुके थे। ठीक है, और इटली में आपस में लोग लड़ रहे थे, तो मैकावली का जो प्राइमरी कंसर्न था वो था कि इटली को यूनिफाई करना। ठीक है, तो वो चीफ ऑब्जेक्टिव क्या था, चीफ ऑब्जेक्टिव था यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक है, यूनिफिकेशन का मतलब होता है हिंदी में एकीकरण, एकीकरण। ठीक है, एकीकरण। तो अब क्या है, मैकावली ये चाहते थे। दूसरी बात, मैकावली चाहते थे कि इटली क्या है, एक स्ट्रोंग नेशन के रूप में उभर के आए, एक स्ट्रोंग नेशन स्टेट के रूप में उभर के आए। इटली का नाम हो, इटली को ग्लोरी और फेम मिले। ठीक है, ये देखना उनका क्या था, मैकावली का ड्रीम था। ठीक है, कि इटली को नेम और फेम मिले, ठीक है, इटली को ग्लोरी मिले, वो ग्लोरियस इटली देखना चाहते थे। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने स्टेट के डिफेंस और स्टेट को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है वो भी बात की। तो उन्होंने इस पॉइंट में क्या बताया, जब वो डिफेंस और प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, कि स्टेट के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है पीपल। ठीक है, अब पीपल की वो क्या करेगा, जो वहां पे लोग रह रहे हैं, प्रजा रह रहे हैं, उनकी सेफ्टी इंश्योर करेगा। ठीक है, और जो पीपल है उनकी भी, उनका भी क्या है, प्राइमरी मोटो क्या होना चाहिए, स्टेट। वो भी क्या है, स्टेट के लिए, स्टेट के लिए अपनी जो फीलिंग है, नेशन स्टेट की फीलिंग है, उसे अपने मन में जगाए रखे। ठीक है, और जैसा प्रिंस बोल रहा है वैसे वैसे करते जाए। तो ये सारे थॉट क्या है, जो उस टाइम पे आर्मी थी, ठीक है, जिसे मैकावलीज आर्मी बोला जाता है, उन लोगों में देखने को मिलती है ये मैकावली के थॉट। ठीक है, अब राइज ऑफ कैपिटलिज्म, वो मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस तरीके से फ्यूडलिज्म एंड हो रहा था, तो मैकावली बात करते हैं कि सेल्फ सेंटर्ड की। ठीक है, तो जो ह्यूमन होता है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, जो ह्यूमन होता है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो खुद की भलाई के बारे में सोचता है। मेटेलिस्टिक होता है, तो वो मेटेलिस्टिक चीजों की बात करते हैं। ठीक है, और पॉजेसिव, पॉजेसिवनेस की बात करते हैं कि उसे पता है कि ये चीज अपनी है। ठीक है, तो ऐसी जो साइकोलॉजी थी वो थी बुर्जुआज की, तो बुर्जुआ क्लास की। ठीक है, जो उस टाइम पे बुर्जुआ क्लास इमर्ज कर रही थी। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था बुर्जुआ क्लास कौन थी, जो जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी होती थी, जो मोस्ट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन जो बुर्जुआ क्लास करती थी, ठीक है, लेबर के द्वारा। तो उसकी जो मेंटेलिटी थी बुर्जुआ क्लास की, वो यही थी, वो सेल्फ सेंटर्ड थी, वो खुद के बारे में, खुद पर आधारित थी। मेटेलिस्टिक चीजों को ज्यादा फोकस करते थे, इसलिए वो क्या थे, उन चीजों को इकट्ठा करने का ट्राई करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, इसलिए उस टाइम पे राइज ऑफ कैपिटलिज्म भी रिएसेंस पीरियड में शुरू हो गया था, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं। जो उसके बाद हमें जॉन लॉक और थॉमस होब्स के चलते के टाइम में आगे आगे और डेवलप होता चला जाता है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, बुक्स ऑफ मेकावली। ठीक है, या वर्क्स ऑफ मेकावली। तो मेकावली बेसिकली चार पुस्तक लिखते हैं। ठीक है, और ये चारों पुस्तक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार डायरेक्टली पूछ ली जाती है। और अच्छी चीज ये है कि जो इनको याद कर लेता है वो आसानी से एक बार देखते ही ये बता देता है, ये जो पुस्तक है ये मेकावली ने लिखी है। ठीक है,
तो ये चीज अच्छी है। तो और जो नहीं पढ़ता है वो फिर क्या है, वो तुक्का मार के आता है और गलत हो जाता है। तो इन चारों बुकों को हमें सीरीज में याद करना है, क्योंकि एनटीए अभी तक जो क्वेश्चन पूछ रहा है मेकावली से, तो वो पूछता है कोई एक बुक का नाम दे देता है, ठीक है, कि ये बुक किसकी है, ठीक है, या इसमें मैकेवली से संबंधित कौन सी बुक है, तो हम टिक कर देते हैं। लेकिन इस बार चांस है कि अगर मैकेवली की बुक से क्वेश्चन आता है तो हो सकता है कि अरेंजमेंट दे दे, तो कौन सी किताब पहले लिखी गई कौन सी बाद में, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो जो आर्ट ऑफ वॉर है वो 1521 में लिखी गई, ठीक है। अब ये क्या थी, इसमें हमें याद क्या करना है कि जो आर्ट ऑफ वॉर है, इसमें क्या है, वॉर और पॉलिटिक्स के बीच का रिलेशन मैकावली बताते हैं, ठीक है। तो इस बुक में जो रिलेशन बिटवीन वॉर एंड पॉलिटिक्स देखने को मिलता है, ठीक है। और ये बेसिकली एक थ्योरी ऑफ वॉर है, ठीक है, थ्योरी ऑफ वॉर एंड मिलिट्री इन द वेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, युद्ध के लिए सिद्धांत है, और मिलिट्री के लिए, जो वेस्ट में जो मिलिट्री थी उसके लिए सिद्धांत सिद्धांत है बेसिकली। और ये क्या बात करती है, ये बुक बात करती है कि जो राजनीति है और युद्ध है इनके बीच में रिलेशन कैसा होगा, ठीक है। अब दूसरी बुक की बात करते हैं। दूसरी बुक का नाम था इनकी का हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, ठीक है। तो ये क्या है, फ्लोरेंस जैसे जहाँ पे वो पैदा हुए थे, शहर इटली में, तो उसमें ये फ्लोरेंस की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और बताते हैं कि किस तरह से जो फ्लोरेंस है उसमें क्या हुआ, फोर्सेज के साथ वहाँ की जो हिस्ट्री है, उसका इतिहास जो हिस्ट्री है उसको शेप दी गई, उसको आकार दिया गया, ठीक है। तो ये बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस में, ठीक है। अब उनकी तीसरी बुक द डिस्कोर्स, ठीक है, इस बुक का नाम द डिस्कोर्स और ऑन लिवी है बाकी, ठीक है। तो द डिस्कोर्स से भी हम याद रख लेंगे। इस बुक में वो आइडिया देते हैं रिपब्लिकनिज्म का। अब ये क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो उनका रिपब्लिक का आइडिया है वो कौन सी बुक में देखने को मिलता है, तो वो मिलता है द डिस्कोर्स में। तो उसमें ये क्या क्रिटिसाइज करते हैं, फ्यूडल ऑर्डर को, ठीक है, और नोबिलिटी को, ये दोनों चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं और रिपब्लिक का आइडिया देते हैं, ठीक है। अब उनकी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बुक वो है प्रिंस। अब ये बुक 1532 में आई थी, ठीक है। तो ये चौथे नंबर पर ये बुक आई थी 1532 में। तो दो बुक ऐसी थी, द डिस्कोर्स ऑन लेवी और द प्रिंस, जो इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी, क्योंकि 1527 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो इनकी बुक मेकावली वो क्या है, बेस्ट बुक मानी जाती है जो इन्होंने लिखी है, क्योंकि इसमें इन्होंने प्रिंस को एडवाइस दी है, ठीक है। तो जो प्रिंस को इन्होंने सजेशंस दिए हैं, एडवाइस दी है, वही क्या है, इसका मेन पॉलिटिकल थॉट है। इसमें ये बात करते हैं आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स की, किस तरीके से पॉलिटिक्स की जानी चाहिए, ठीक है। और ये बात करते हैं, इसमें जो ये बुक है इसको कंपेयर किया गया चाणक्य की, जो चाणक्य की अर्थशास्त्र है उससे, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि ही वॉज कंपेयर टू चाणक्य इन दिस रिगार्ड, ठीक है। तो इसकी भी, इस बुक को चाणक्य की अर्थशास्त्र से कंपेयर किया गया और उन्हें चाणक्य से, क्योंकि वो भी क्या है, जो अर्थशास्त्र है उसमें राजनीति की बात करते हैं, किस तरह की राजनीति होगी, ठीक है, किस तरह से इकोनॉमिक सिस्टम हैंडल किया जाएगा, किस तरह से प्रिंस को लोगों की जो मनोभावना उसे पढ़ना चाहिए। तो वो क्या है, इस तरह की बातें करते हैं, और ये क्या है, एडवाइस फॉर्म में लिखी हुई है, सजेशंस फॉर्म में ये बुक लिखी हुई है, ठीक है। इसमें सब कुछ क्या है, प्रिंस को वो सजेशन दे रहा है पूरी बुक में कि किस तरह से उसे रूल करना चाहिए, ठीक है, एक रियलिस्टिक मैनर में, एक फिलोसफी ना देके एक रियलिस्टिक मैनर की वो बात करते हैं जो प्रैक्टिकली किया जा सके। इसीलिए जो मैकियावेली है वो हमारे एरिस्टोटल और प्लेटो से अलग निकल के आते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं मैथोलॉजी ऑफ मैकियावेली। तो ये अभी तक आई होप कि इतना आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मैथोलॉजी ऑफ मैकियावेली, ठीक है। तो मैकियावेली को इसी वजह से पॉलिटिकल रियलिज्म का फादर माना जाता है, क्योंकि मैकियावेली जो भी आइडिया देते हैं वो रियलिस्टिक थे, ठीक है, वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल थे। ही इज ए मेटेरियलिस्ट। तो वो क्या करते हैं, जैसे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है, वो ह्यूमन, वो जो भी वो फिलोसफी देते हैं उसमें वो क्या है, जो ह्यूमन नेचर है उसको सेंटर बनाते हैं, ठीक है, ह्यूमन नेचर को सेंटर बनाते हैं। तो उसमें वो उनके सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की वो बातें करते हैं, तो इनसे पता चलता है कि वो क्या थे, मेटलिस्टिक थे,
ठीक है, अब मेटलिस्ट, एक होता है मेटलिस्टिक, एक होता है स्पिरिचुअल, जो अध्यात्म की बात करते हैं। तो स्पिरिचुअल ना होकर वो क्या थे, मेटलिस्टिक की बात करते थे, मेटलिस्ट थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मैकावली, साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री इज ए बेटर गाइड टू पॉलिटिक्स रेदर देन फिलोसफी। ही गिव्स ए साइक्लिक व्यू ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, अब जो मैकावली थे वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि जो हमारी जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, ठीक है, और जो हमारी हिस्ट्री होती है वो क्या है, हमें बेटर गाइड करती है। बेटर गाइड करने का मतलब क्या है, कि वो हमें अच्छे रास्ते बताती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या है, कभी भी हम जब बात करते हैं कि हिस्ट्री की, जब हम हिस्ट्री को पॉलिटिकल साइंस से रिलेट करके पढ़ते हैं, तो हम यही बात पढ़ते हैं कि हम हिस्ट्री की वो बुरी चीजें कभी नहीं अपनाते अपने आगे फ्यूचर में, जो जिनका जो कॉन्सिक्वेंस है वो नेगेटिव रहा हो। तो हिस्ट्री हमें क्या है, ये सिखाती है कि हमें क्या नहीं करना और क्या करना है। और साइकोलॉजी, वो साइकोलॉजी को इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि प्रिंस को ये पता होना चाहिए कि जो वहां पे उनकी प्रजा है, उनकी क्या मानसिकता है, ताकि वो उस प्रजा का स्ट्रोंग पॉइंट और वीक पॉइंट जान सके और उनको कंट्रोल कर सके। ठीक है, इसलिए वो फिलोसफी से ज्यादा साइकोलॉजी और हिस्ट्री की क्या है, बात करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। Well, while the prince, Machiavelli highlight the importance of security and unity of state as primary concern। ये बात हमने पहले भी की है कि जो प्रिंस है, जो रूलर है, उसका काम, सबसे पहला काम होगा उसका सिक्योरिटी इंश्योर करना, और जो स्टेट है उसकी यूनिटी को इंश्योर करना। ये क्या है, मैं क्या, प्रिंस का प्राइमरी कंसर्न है। ठीक है, और ये बात वो डिस्कोर्स में लिखते हैं। ठीक है, ही हाईलाइट द थीम लिबर्टी एंड रिपब्लिकनिज्म इन डिस्कोर्स। तो रिपब्लिक की बात करते हैं वो, और लिबर्टी की बात करते हैं वो किसमें, डिस्कोर्स में। ठीक है, अब वो दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, वो दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ से पीछे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, और इस क्वेश्चन को अक्सर लोग गलत करके आते हैं। क्योंकि एक तरफ वो बात करेंगे कि राजा बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, एक तरफ वो बात करेंगे मोनार्की की, और एक तरफ वो बेस्ट मानेंगे रिपब्लिक को। वो अलग अलग कंडीशन में होगा, वो आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये थी क्या, मेथोलॉजी ऑफ मैकियावली। अब आगे पढ़ते हैं, पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ मैकियावली। ठीक है, तो जब से हम बात कर रहे हैं कि उनके ह्यूमन नेचर को उन्होंने सेंटर माना है, तो ह्यूमन नेचर के बारे में वो क्या उनके पॉलिटिकल आइडियाज थे, ठीक है, वो हम समझेंगे। तो पहली बात करते हैं वो, कि जो प्रिंस है उसको डील करना आना चाहिए। ठीक है, पीपल के साथ, लोगों के साथ, यानी जो प्रिंस है उसे जो उसके स्टेट में लोग रह रहे हैं उनके साथ डील करना आना चाहिए। और वो डील कैसे करेगा, ये डिपेंड करेगा कि उसके पास इंफॉर्मेशन क्या है। तो उसके पास करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है ह्यूमन नेचर की। ठीक है, करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है ह्यूमन नेचर की, क्योंकि प्रिंस का मानना है, नहीं, मैकावली का मानना है कि जो रूलर है वो रूल करता है किस पर, प्रजा पर। रूलर किस पर रूल करता है, सब्जेक्ट्स पर। सब्जेक्ट्स यानी प्रजा पर। तो प्रजा का खुश होना बहुत जरूरी है। प्रजा का क्या है, खुश होना बहुत जरूरी है। प्रजा का खुश होना बहुत जरूरी है। तो इस वजह से प्रिंस है, वो जो मैकियावली है, वो बात करते हैं कि प्रिंस को ये पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन नेचर है वो कैसा है, ताकि वो अपनी प्रजा को खुश रख पाए। तो पहला उनका व्यूज ये था। दूसरा क्या था, दिस implies दैट द प्रिंस मस्ट नो साइकोलॉजी रेदर देन फिलोसफी। जो हमने बात की थी कि उनको साइकोलॉजी का पता होना चाहिए रेदर देन फिलोसफी, यानी उन्हें सामने वाले की मन में क्या चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, क्या चल रहा है, उसका उन्हें ज्ञान होना चाहिए, रेदर देन की एक फिलोसफी। फिलोसफी में तो हम खाली पढ़ते हैं कि एक राजा को क्या करना चाहिए, लेकिन अगर उसे साइकोलॉजी पता होगी तो उसे डायरेक्शन खुद ही मिल जाएगी कि ये ऐसे चाहता है तो मुझे ऐसे करना चाहिए। ठीक है, अब वो क्या करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं ह्यूमन नेचर के, तो मानव को ना बहुत ही गंदा मानते हैं। ठीक है, उनका मानना है कि जो मैन है वो क्या है, स्वभाव से स्वार्थी है, अनग्रेटफुल है। अनग्रेटफुल का क्या मतलब होता है, अनग्रेटफुल का मतलब होता है जो किसी भी चीज का एहसान नहीं मानता। बेसिकली एहसान फरामोश बोल सकते हैं, कि आप उसके लिए कुछ भी कर दो लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अनग्रेटफुल है।
ठीक है, फ्रिकल माइंडेड है, अपने मन की करने वाला है, ठीक है, उसके साथ डरपोक है और लालची है। यानी वो क्या है, अपने डिसीजन 1 मिनट में पलट देगा। तो इस तरीके की वो ह्यूमन नेचर के बारे में बात करते हैं। और उनका क्या मानना है कि मानव इतना लालची है, वो एक स्टेटमेंट देते हैं, ये स्टेटमेंट भी याद रखनी है क्योंकि ये थोड़ी इंटरेस्टेड भी है और हो सकता है पूछ ली जाए, कि मैन कैन फॉरगेट द लॉस ऑफ हिज फादर बट विल नॉट फॉरगेट द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। कि जो आदमी है वो क्या है, अगर उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो वो क्या है, वो लॉस क्या है, वो लॉस भूल जाएगा। लेकिन अगर उसकी प्रॉपर्टी का लॉस होता है तो वो क्या है, इसे याद रखेगा, उसे नहीं भूलेगा। तो ये बात मैकियावेली बोलते हैं ह्यूमन नेचर के बारे में। उनका व्यू क्या है, वेरी पेसिमिस्टिक है, नेगेटिव व्यू है उनका ह्यूमन नेचर को लेके। ठीक है, तो नेगेटिव व्यू उनका ह्यूमन नेचर को लेके। अकॉर्डिंग टू हिम, मैन इज सेल्फिश, ही विल ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू सेल्फ इंटरेस्ट ओवर द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंस। तो वो एक बात बोलते हैं कि मानव स्वार्थी है। ठीक है, मानव क्या है, स्वार्थी है। तो मानव जो भी बात करेगा वो क्या होगा, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बात करेगा, ना कि प्रिंस के इंटरेस्ट की। ठीक है, तो इस वजह से वो प्रिंस को सजेशन देते हैं, ठीक है, कि प्रिंस को कोई भी काम है वो इस तरह से करना चाहिए कि उसकी प्रजा को लगे कि वो जो भी काम कर रहा है, जो भी डिसीजन ले रहा है, वो क्या है, उसकी प्रजा के हित में है, उसकी प्रजा के लिए लाभदायक है। क्योंकि क्या है, इंसान स्वभाव से स्वार्थी है और वो क्या है, अपने इंटरेस्ट को देखता है मोर देन इंटरेस्ट ऑफ ए प्रिंस। तो ऐसी बात मैकावली करते हैं। तो इस वजह से वो जो भी प्रिंस को सजेस्ट करते हैं कि वो जो भी कानून बना रहा है वो हमेशा लगना चाहिए जनता को कि वो उनके फायदे के लिए बन रहे हैं, भले ही वो एक्चुअल में ना हो, भले ही वो एक्चुअल में स्टेट का कोई किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए हो, स्टेट को किसी चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए हो, लेकिन हमेशा पब्लिक को क्या लगना चाहिए कि जो भी रूल बन रहे हैं उनसे उनका फायदा हो रहा है। अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ एंड द ह्यूमन नेचर हैड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट हिस्ट्री। तो इनका क्या मानना है कि हिस्ट्री कई बार बदली है, हिस्ट्री बदलती रहती है अपने आप में, लेकिन एक मानव स्वभाव ऐसा है जो कभी नहीं बदलता, जो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट हिस्ट्री। अब आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, पॉलिटिकल एक्शन मस्ट बी जज्ड बाय पॉलिटिकल स्टैंडर्ड एंड नॉट बाय स्टैंडर्ड ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा सा पॉइंट है, इंटरेस्टिंग, कि वो क्या बोलते हैं प्रिंस, वो जो मैकियावेली है वो बोलता है कि जो प्रिंस जो भी डिसीजंस लेगा, ठीक है, वो क्या है, पॉलिटिकल एक्शंस जो भी लेगा वो पॉलिटिकली स्टैंडर्ड पर खरे उतरने चाहिए। ठीक है, ना कि स्टैंडर्ड ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स। ठीक है, कोई भी बात एथिकली और रिलीजियसली सही या गलत हो सकती है, लेकिन वो पॉलिटिकली करेक्ट होनी बहुत जरूरी है। अब इस बात का क्या मतलब है, देखो, जो अब जैसे वो प्रिंस की बात करते हैं कि प्रिंस क्या करेगा, जो राज्य है उसकी सुरक्षा इंश्योर करेगा, कि उसकी राज्य का है वो सुरक्षित रहे और उसकी अखंडित ना हो, वो क्या है, यूनिफाइड रहे, उसका हमेशा इकट्ठा रहे। ठीक है, उसकी इंटीग्रिटी की प्रिंस बात करता है। अब उसके लिए अगर वो कोई झूठ बोल देता है तो वो क्या है, एथिकली तो गलत है, क्योंकि नैतिकता हमें क्या सिखाती है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। धर्म भी हमें क्या सिखाता है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर वो झूठ बोल भी देता है राज्य के इंटरेस्ट में, स्टेट के इंटरेस्ट में, स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो क्या होगा, वो हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट अगर है तो वो चीज सही मानी जाएगी, ना कि गलत। तो वो इसलिए क्या बोलते हैं कि कोई भी डिसीजन है वो क्या है, एथिकली और रिलीजियसली भले ही गलत हो लेकिन वो पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए। अगर इसे हम आज की कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग देखें तो मान के चल लेते हैं, अब हम क्या करते हैं, अब अलग अलग देश की अलग अलग सीक्रेट जो सीक्रेट एजेंसी होती है वो अपने अपने एजेंट्स दूसरे देशों में भेजती है, गुप्तचर बना के। ठीक है, और अगर वो कोई सीक्रेट एजेंट उनका पकड़ लिया जाता है तो उस टाइम पर जो हमारा देश होता है, जिस देश का वो एजेंट होता है, उसे वो देश भी मना कर देता है कि ये हमारा नहीं है, देश भी झूठ बोल देता है। ठीक है, वो किस लिए करता है, वो करता है अपने देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, अपने देश की आन बान शान के लिए। ठीक है, और वो क्या है, झूठ का भी सहारा ले रहा है, वो उन्हें वहां पर जाके भेष बदलने के लिए बोल रहा है कि तुम भेष बदल के रहो। तो वो क्या है, एथिकली और रिलीजियसली भले ही गलत हो लेकिन क्या है, वो पॉलिटिकली करेक्ट है।
ठीक है। तो ये आज के कॉन्टेम्प्रेरी सिचुएशंस के हिसाब से मैंने आपको एग्जांपल दिया है। अब बात करते हैं, एक जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, जो पेपर में पूछने के चांस है, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल मोरालिटी। ठीक है, ये भी क्या है, इसी बात से जुड़ा हुआ है। ये मानता है कि क्या होगी, एक स्टेट में जैसे अब स्टेट है, अब स्टेट में क्या होगा, एक तो होगा प्रिंस, स्टेट में एक तो प्रिंस होगा, एक होंगे नॉर्मल पीपल। ठीक है। तो जो नॉर्मल पीपल के लिए क्या होगी, नॉर्मल पीपल के लिए जो भी मोरालिटी होगी वो अलग होगी। ठीक है, झूठ ना बोलना, राजा के लिए लॉयल रहना। ठीक है। तो ये सारी चीजें नॉर्मल पीपल पर लाई करती है, लेकिन प्रिंस, प्रिंस की मोरालिटी अलग है। प्रिंस क्या कर सकता है, प्रिंस क्या है, प्रिंस डिसेप्शन, डिसेप्शन का मतलब होता है छल कपट। तो प्रिंस छल कपट भी कर सकता है। प्रिंस क्या, झूठ भी बोल सकता है, राजा झूठ भी बोल सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, ये जो भी चीजें होंगी ये किस लिए होगी, स्टेट के इंटरेस्ट के लिए होगी, स्टेट की सिक्योरिटी के लिए होगी, स्टेट सिक्योरिटी के लिए होगी। राजा किसी को मार भी सकता है। ठीक है, राजा किसी को मार भी सकता है, किसी को उड़ा भी सकता है, यानी वो कुछ भी शाम दाम दंड भेद सब लगा दे राजा, वो सब सही है। ठीक है, लेकिन वो क्या है, स्टेट की सिक्योरिटी या स्टेट के इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए। ठीक है। लेकिन एक आम आदमी के क्या है, कुछ सिद्धांत होते हैं, वो उनसे अलग नहीं हो सकता। यही क्या था, उनका ड्यूअल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट था। ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं है, इनका बस यही मानना था कि प्रिंस की मोरालिटी अलग होगी। प्रिंस की मोरालिटी बस यही होगी कि कुल मिला के उसे स्टेट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, अपनी प्रजा को खुश रखना है, उसके हित के लिए हमेशा काम करते रहना है। ठीक है। तो यही बात क्या है, मैकियावेली करते हैं। कॉमन मैन कैन सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज प्रिंसिपल। ठीक है, कॉमन मैन क्या है, वो अपने सिद्धांतों के लिए अपनी जान भले ही दे दे, लेकिन प्रिंस नहीं देगा। ठीक है, प्रिंस नहीं देगा। प्रिंस का मेजर है, मेजर इंटरेस्ट है नेशन स्टेट। ठीक है। तो वो सारे वही काम करेगा जो नेशन स्टेट के सेक में होंगे, सेक का मतलब भलाई। ठीक है। तो जो भी नेशन स्टेट की भलाई के लिए जो काम किए जाएंगे, नेशन स्टेट की भलाई के लिए, वही सिद्धांत वो क्या है, मानेगा। उसके लिए और कोई सिद्धांत नहीं है। तो यही था उनका ड्यूअल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है। इसमें भी यही बात की गई है, द मोरालिटी ऑफ द प्रिंस इज टू इंश्योर सिक्योरिटी, बस वही जो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं रिलीजन की लेके। अब रिलीजन से भी रिलेटेड उनके बहुत क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट थे। तो वो क्या करता है, वो उनका मानना है कि मैकियावेली का मानना है कि वो धर्म के खिलाफ नहीं है। ठीक है, वो धर्म के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। मैकियावेली वाज नॉट अगेंस्ट रिलीजन, बट वो किसके अगेंस्ट है, वो है इंस्टीट्यूशन ऑफ चर्च के। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो चर्च था, वो एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर रहा था। वो क्या करता था, वो स्टेट को गाइड करता था कि भाई तुम ये करो। ठीक है, वो धर्म के नाम पे स्टेट से कानून बनवाता था। और उस टाइम पे चर्च में क्या था, करप्शन था। तो इसलिए वो क्या है, जो चर्च का इंस्टीट्यूशन था, जो वो वहाँ के लोग बोलते थे, पादरी या जो भी वो होते थे, कि हमें हम भगवान के दूत है, ये जो इंस्टीट्यूशन है ये कुछ खुद गॉड ने बनाया है। तो वो सारी चीजों को बकवास मानता है, वो बोलता है कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन, प्रिंस। ठीक है। तो वो रिलीजन को इम्पोर्टेंट मानता है, रिलीजन ठीक है भाई, रिलीजन है, सही बात है, गलत नहीं है। लेकिन क्या, चर्च इंटरफेयर ना करे। ठीक है। चर्च को रिस्पॉन्सिबल मानता था किसके लिए, यूनिफिकेशन, जो भी लैक ऑफ यूनिफिकेशन है, या जो इटली के छोटे छोटे टुकड़े हो रहे थे, ठीक है, वो उसके लिए क्या है, वो चर्च को करप्ट मानता, चर्च को रिस्पॉन्सिबल मानता था, क्योंकि क्या था, चर्च क्या था, करप्ट इंस्टीट्यूशन था। ऐसा मैकियावेली बोलते हैं कि चर्च का जो चर्च क्या था, करप्ट इंस्टीट्यूशन था, भ्रष्टाचार था इंस्टीट्यूशन में। ठीक है। तो इसलिए वो चर्च को रिस्पॉन्सिबल मानता है कि जो इटली में यूनिफिकेशन नहीं हो रहा उसके लिए। तो इसलिए वो क्या चाहता है कि चर्च है वो स्टेट को गाइड ना करे। वही बात जो आपको पहले समझाई, कि वो चाहता था कि जो चर्च है वो स्टेट को गाइड ना करे। अब मैं क्या बोली, और क्या बात बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो भी प्रिंस जो भी रूल बनाए ना, रेगुलेशन बनाए, ठीक है, उसमें ना साथ में रिलीजन को अगर वो जोड़ दे, कि मान लो अगर कोई लॉ बना रहे, उसके साथ बोल दे कि ये भाई हमारे रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी सही है, तो लोग उसे मान लेंगे। ठीक है। तो यूटिलिटेरियन एटीट्यूड का मतलब क्या है, कि उसे ना लोगों की भलाई के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। क्योंकि प्रिंस जो रूल बना रहा है, प्रिंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टेट के इंटरेस्ट में, स्टेट की भलाई है उसके लिए काम करना। तो वो सजेस्ट करते हैं प्रिंस को कि वो ऐसे रूल बनाए
ऐसा जब भी कानून बना रहा है उसके पीछे लगा दे कि ये भी क्या है भाई, हमारे धर्म के दृष्टिकोण से भी सही है, ठीक है, हमारा धर्म भी यही बोलता है। तो लोग क्या उस चीज को ज्यादा, क्या है, ज्यादा मानेंगे। क्योंकि वो क्या, रिलीजन एक डिसिप्लिनरी फोर्स है, जो ऐसा लगता है, मतलब जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो डिसिप्लिनरी फोर्स है, जो हमें क्या है, बाय बर्थ हमें मिलता है कि हम इस धर्म से बिलोंग करते हैं, बाद में वो बात अलग है, चेंज कर सकते हैं। लेकिन जिस धर्म से है, हम उस धर्म में रहना पसंद करते हैं और उस धर्म की को फॉलो करते हैं ब्लाइंडली। ठीक है, तो वो बोलता है प्रिंस को कि धर्म का फायदा उठाओ। ठीक है, और क्या धर्म का फायदा उठा के उस वो हेल्प होगी उसकी किसमें, गवर्न करने में। ठीक है, जो जिन पर वो रूल कर रहा है, उनको राज्य चलाने में क्या है, धर्म की मदद ली जा सकती है, धर्म का फायदा उठाया जा सकता है। वो एक और बात बोलते हैं जो मुझे सबसे बेस्ट बात लगती है, कि प्रिंस भले ही क्या है, रिलीजियस ना हो। ठीक है, प्रिंस भले ही नास्तिक हो, प्रिंस का कोई फेथ ना हो रिलीजन में, लेकिन फिर भी उसे रिलीजियस दिखना चाहिए पब्लिक में। ठीक है, फिर भी क्या है, उसे रिलीजियस दिखना चाहिए पब्लिक में। जैसे वो आज भी होता है, जैसे मोदी जी भले ही वो सिख धर्म के नहीं है, लेकिन अब भी कोई भी जब इवेंट होता है सरदार जी का या गुरु गोविंद सिंह जयंती होती है, उसमें वो क्या है, वो बांध लेते हैं ऊपर, जो पंजाबी लोग एक बांधते हैं कपड़ा, मुझे नहीं पता उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं वो कि भाई हाँ, उसमें बिलीफ दिखाते हैं कि हाँ भाई ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, कुछ भी अगर चीज होती है, तो अगर वो भले ही नास्तिक है, भले ही वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी उसे एक रिलीजियस पर्सन की तरह दिखना चाहिए। क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है जब उनका प्रिंस है, वो क्या है, रिलीजियस है। ठीक है, तो ऐसा मैकावली का मानना था। अब बात करते हैं उनके व्यूज स्टेट और प्रिजर्वेशन पे। ठीक है, जो स्टेट है उसको किस तरीके से प्रिजर्व, सुरक्षित रखा जा सकता है। मैकावली मानते हैं कि जो स्टेट है ना, वो हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है, हाईएस्ट एसोसिएशन है। ठीक है, और जो वहाँ की प्रजा है, सब्जेक्ट्स का मतलब प्रजा, प्रजा का क्या काम है, कि अपने आप को सरेंडर कर देना स्टेट के लिए, स्टेट की सारी बातें ब्लाइंडली फॉलो करना, ये क्या है, प्रजा का काम है। तो वो ये बात मानते हैं। ठीक है, वो मानते हैं कि कोई भी राज्य, उस वो सक्सेस है, कामयाब है, ठीक है, सफल है, या क्या है, फेलियर है, वो पता चलता है कि उसकी जनता कितनी प्रोस्पर है, कितनी समृद्ध है। ठीक है, तो ये बात वो मानते हैं कि एक सक्सेसफुल जो राज्य होगा, ठीक है, उसमें एक सिंगल मैन का रूल होगा। ठीक है, ऐसा वो मानते हैं। ही फेवर्ड मोनार्की ओवर एरिस्टोक्रेसी। वो उस टाइम के हिसाब से मोनार्की को प्रेफरेंस देते हैं एरिस्टोक्रेसी से ज्यादा। सिंगल मैन वो मानते हैं, सिंगल मैन क्या है, अच्छे से रूल कर सकता है। ठीक है, उससे पहले एक बात ये थी, प्रोस्पेरिटी ऑफ इट्स सब्जेक्ट वाली, जो मैंने आपको बता दी, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कि राज्य क्या है, सक्सेस है, यानी कामयाब है या फिर नाकामयाब है, ये पता चलेगा उसकी जो प्रजा है वो कितनी समृद्ध है। अब उस समृद्धि में आ जाती है कितना उनके पास धन है, ठीक है, कितने रिसोर्सिस है, कितनी वो खुश है अपने राजा से। इस चीज पर डिपेंड करेगा किसी भी राज्य का कामयाब होना या नाकामयाब होना। उसके बाद वो बात करते हैं कि एरिस्टोक्रेसी से भली है मोनार्की। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी से भली मोनार्की है। और अगर हम बात करें एरिस्टोटल की, तो एरिस्टोटल भी क्या मानते थे कि मोनार्की वैसे सबसे बेस्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं की जा सकती। ऐसी बात करते थे कौन, ऐसी बात करते थे हमारे एरिस्टोटल। और वो सेकंड बेस्ट मानते थे किसको, सेकंड बेस्ट मानते थे वो एरिस्टोक्रेसी को। लेकिन ये इनका उल्टा है, ये मोनार्की को प्रेफरेंस देते हैं ओवर एरिस्टोक्रेसी। वो भी देते थे, लेकिन इनका मानना है कि मोनार्की लाई जा सकती है और मोनार्की जरूरी है। मोनार्की में क्या होता है, मोनार्की में जो सारी पावर होती है राजा के पास होती है। मोनार्की में जो भी पावर होती है सारी की सारी, वो राजा के पास होती है। राजा डिसीजन लेता है। तो वो राजा को क्या मानते हैं, राजा को मानते हैं कि जो रूलर है वो क्या है, सर्वशक्तिमान होना चाहिए। ठीक है, वो जनता की भलाई के लिए काम करे, सर्वशक्तिमान हो। ठीक है, उसके पास अनलिमिटेड पावर होनी चाहिए। ऐसा मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अब जो मानव है वो असभ्य है। ठीक है, वो ये विचार देते हैं समकालीन या कंटेम्प्रेरी सिचुएशन के हिसाब से। उस टाइम पे जो जिस तरह के लोग थे, उनको क्या है, उनको एक तरीके से एक ऐसी फोर्स की जरूरत थी जो उनको बांध के रख सके। ठीक है, डंडे के डर से या फिर कैसे भी समझा बुझा के कैसे भी। इसलिए वो मोनार्की की बात करते हैं। अगर नॉर्मल सिचुएशन से अगर सभ्य लोग हैं, फिर वो बात करते हैं, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताते हैं रिपब्लिक को।
रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वो बेस्ट मानते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। जो क्वेश्चन पूछा था वो यही पूछा था कि जो मैकावली है वो उनके लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है। ठीक है, तो वो जो बेस्ट ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है उनके लिए रिपब्लिक। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ही सजेस्ट दैट स्टेट शुड हैव रिलायबल आर्मी। हाँ, तो जैसे वो स्टेट की सिक्योरिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, तो बात करते हैं जो आर्मी है ना, वो क्या है, जो आर्मी है वो नेटिव ट्रूप्स की आर्मी ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा उन पर विश्वसनीय है, ज्यादा विश्वास किया जा सकता है, ज्यादा डिपेंड रहा जा सकता है जो हमारे देश की खुद की आर्मी है, रेदर देन जो फॉरेन सोल्जर्स आर्मी में भर्ती हुए हैं। ठीक है, जो दूसरे देश से लोग आकर सेना में भर्ती हो जाते हैं, उससे ज्यादा जो रिलायबल विश्वसनीय है जो हमारे खुद के देश के नेटिव, जो नेटिव ट्रूप्स है वो। तो इसलिए वो क्या है, जो खुद की नेटिव ट्रूप्स है उनको क्या है, ज्यादा रिलायबल मानते हैं। ठीक है, अगली बात वही जो भी आपको बताई थी, रिपब्लिक स्टेट को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं। ठीक है, हाउएवर अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग कंडीशंस, प्रिवेलिंग कंडीशन जो वहां पे कंडीशंस थी उस टाइम पे मोनार्कियल गवर्नमेंट क्या था, बेहतर ऑप्शन था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। मैकावली, द स्टेट इज सेक्युलर एंटिटी, वही चर्च और स्टेट को दोनों को अलग अलग इंस्टीट्यूशन मानते हैं। ठीक है, यानी जो स्टेट है वो चर्च का सबऑर्डिनेट नहीं है, ऐसी बात प्रिंस मानते हैं। स्टेट अलग है और क्या है, चर्च अलग है। तो ये उनके विचार थे किस चीज पर, ये उनके विचार थे हमारे स्टेट के प्रिजर्वेशन पर, स्टेट कैसे सुरक्षित रहेगा। अब आगे बात करते हैं एडवाइस ऑन द अमाउंट ऑफ पावर। ठीक है, अमाउंट ऑफ पावर का मतलब है कि पावर किस हिसाब से कैसे यूज करनी चाहिए। ठीक है, तो पहली बात वो क्या बोलते हैं कि प्रिंस है ना, जो प्रिंस, प्रिंस से लोग डरने चाहिए, जरूरी नहीं है प्यार। ठीक है, प्रिंस से लोग डरे ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, प्रिंस से डरना जरूरी है, जो ऊपर जाए प्रिंस से डरे। ठीक है, प्यार वो जरूरी नहीं है, प्यार करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको ये डर होना चाहिए कि हाँ अगर हमने ये काम गलत किया तो प्रिंस सूली पे लटका देगा। तो प्रिंस का डर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से दो ही चीजों से चलता है, या तो रिस्पेक्ट हो या फिर डर हो। ठीक है, तो रिस्पेक्ट का तो मतलब ही नहीं बनता जिस तरीके की वो बात करते हैं कि जो मानव स्वभाव है वो स्वार्थी है। ठीक है, वो कृतघ्न नहीं है, अनग्रेटफुल है। ठीक है, वो कोवर्ड है, वो ग्रीडी है, तो रिस्पेक्ट का तो मतलब बनता ही नहीं। जिस आदमी के अंदर इतनी कमियां है वो क्यों ही किसी की रिस्पेक्ट करेगा। तो उनका एक ही मानना था कि ठीक है डर जरूरी है। ठीक है, तो उनका मानना था पर जो उन्हें प्यार करे या ना करे लेकिन उनसे डरना बहुत जरूरी है। तो पहली बात तो ये होगी, ऐसा मैकावली बोलते हैं प्रिंस के लिए। दूसरी बात जो मैकावली बोलते हैं, प्रिंस को क्या है, हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों का यूज करना आना चाहिए। अब हार्ड पावर तो वही हो गई, मार पीट ठोक पीट के सीधा कर देना, और सॉफ्ट पावर का मतलब हो गया कि लोगों को प्यार से, ठीक है, लोगों को छल कपट से मनाना। ठीक है, धीरे धीरे सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग, ठीक है, जो आज के टाइम भी होती है थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू फेसबुक यूट्यूब एंड ऑल। ठीक है, तो उस टाइम पे भी मैं क्या बोले, ये कॉन्सेप्ट देते हैं कि सॉफ्ट पावर ज्यादा जरूरी है। लोगों को लगना चाहिए कि सारी पॉलिसीज हैं वो बढ़िया बना रहे हैं, हमारा प्रिंस बढ़िया है, लेकिन इसके साथ साथ अगर लोग नहीं मानते तो हार्ड पावर का भी यूज करना चाहिए। और मैं क्या बोली, हार्ड पावर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं मोर देन सॉफ्ट पावर। ठीक है, क्योंकि क्या है कि इंसान प्यार से माने या ना माने दो जूत खा के आराम से मान जाता है। ठीक है, तो इसलिए उनका मानना है कि जो सॉफ्ट पावर है ना वो अच्छी विल, ठीक है, जनरेट तो कर देती है, लेकिन अच्छी विल से सिर्फ काम नहीं चलता। जो अच्छे विचार, जो अच्छी कामनाएं, अच्छी इच्छाएं, उनसे काम नहीं चलता। काम चलेगा जो वो प्रिंस की बात मानेंगे, और प्रिंस की बात उन्हें माननी पड़ेगी, वो प्यार से नहीं, चाहे प्यार से नहीं तो फिर जबरदस्ती से ही, लेकिन प्रिंस जो चाहता है वो तभी करेगी जनता जो वो हार्ड पावर का यूज करेंगे। ठीक है, वही बात कि ह्यूमन बींग आर सेल्फिश अनग्रेटफुल। ठीक है, तो खुद से ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए प्यार ही सिर्फ काफी नहीं है उनके लिए। उनके लिए जरूरी है कि उनको हार्ड पावर का यूज किया जाए। फिर प्रिंस को और क्या सलाह देते हैं कि प्रिंस को ह्यूमन नेचर की वीकनेस का पता होना चाहिए। जैसे हम बार बार एक वर्ड साइकोलॉजी यूज कर रहे हैं कि उसे पता होना चाहिए कि ह्यूमन नेचर कैसा है, तो वो यही बात करते हैं। अगर उनको साइकोलॉजी की नॉलेज होगा तो उन्हें पता होगा कि किस पर्सन की क्या वीकनेस है। उसके अलावा फिर वो क्या बात करते हैं
वो बात करते हैं कि फोर्स शुड बी नॉट बी द फर्स्ट ऑप्शन, शुड बी अप्लाइड व्हेन इट बिकम्स एब्सोल्युटली नेसेसरी। यानी जो बल है उसका प्रयोग जब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक जरूरी ना हो, क्योंकि वो पहला ऑप्शन नहीं है। पहला काम हम छल कपट से अगर हो रहा है, प्यार से बोल के अगर हो रहा है, ठीक है, तो वो काम कर लो, ठीक है। लेकिन अगर फिर वो दूसरी बात करते हैं, अगर जरूरी बन जाए तो फिर इस तरीके से फोर्स दिखाओ, इस तरीके से बल दिखाओ कि सामने वाला है वो बिल्कुल क्रश हो जाए, बिल्कुल कुचल जाए, वो हिम्मत ही ना करे आवाज उठाने की। तो वो इस तरह बल दिखाने की बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं। अब वो रिवेंज के बारे में क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं अगर प्रिंस किसी को मार दे, ठीक है, मान लो प्रिंस ने किसी दूसरे राज्य को मार दिया, उस राज्य में उसका बेटा बच गया, तो वो बेटा क्या है, रिवेंज ले सकता है। और रिवेंज की जो फीलिंग होती है ना, वो किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। तो प्रिंस को सलाह देता है कि किसी भी इंसान को अगर मारे ना, या किसी भी इंसान को कुचले, तो इस तरीके से कुचले कि कोई भी इंसान फिर रिवेंज लेने के लिए ना बचे। उसका मानना है अगर मान लो किसी परिवार को ही मारना है, उस परिवार को जड़ से खत्म कर दो, ठीक है, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सबकी गर्दन उड़ा दो। ऐसा मैकियावेली मानते थे, ये सजेशन देते हैं कि रिवेंज बड़ी ही पावरफुल सेंटिमेंट है। तो जो भी प्रिंस करे वो ऐसे करे कि रिवेंज को उठे ही ना, आगे चल के रिवेंज की कोई रीजन ही ना बने, इस तरीके से वो बात करते हैं। अब जो बात करते हैं कि एक प्रिंस में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, बेसिकली वो एक सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता की बात करते हैं, वही पेपर में पूछ ली जाती है। उनका मानना है कि प्रिंस है ना, वो लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए और शेर की तरह ताकतवर होना चाहिए। प्रिंस हैज टू बी लाइक अ फॉक्स एंड अ लॉयन, ठीक है। अब वो ऐसा क्यों मानते हैं, जो फोक्स होती है वो बहुत चालाक होती है, वो क्या है, जो शिकारी जाल बिछाते हैं उनको भाप लेती है और उनसे बच निकलती है। लेकिन फोक्स क्या है, भेड़ियों से डर जाती है, अगर काफी सारे वुल्स आ जाए तो फोक्स को घेर के मार सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो क्या बोलते हैं कि लोयन क्या है, लोयन भेड़ियों से लड़ लेगा। तो वो मानते हैं कि राजा के अंदर दो गुण होने चाहिए, उन फोक्स जैसे कनिंगनेस होनी चाहिए, ताकि जो भी शत्रु जाल बिछा रहा है वो शत्रु के जाल को समझ सके, और लोयन की तरह शक्तिशाली होनी चाहिए कि उनको पकड़ के फिर अपने हिसाब से खत्म कर सके। तो एक लोयन जितना शक्तिशाली होने चाहिए। इन दो क्वालिटीज की बेसिकली मैकियावेली बात करते हैं, ठीक है। अब उनके व्यूज देखते हैं फॉर्च्यून पर। तो फॉर्च्यून फॉर्च्यून का मतलब सिंपल भाग्य है, तो मैकियावेली भाग्य को एक नेगेटिव वर्ड मानते हैं। तो कई बार ऐसे इनका मानना है कि भाग्य एक ऐसा वर्ड है जो प्रिंस को भी नहीं बख्शता, ठीक है। अगर वो प्रिंस पर भी आ जाए तो उसका भी क्या है, विनाश होना तय हो जाता है। कई बार वो जीतते 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 भी हार जाता है, ठीक है। तो वो बात करते हैं कि जो फॉर्च्यून है वो, उसे कंपेयर करते हैं एक वुमेन से, ठीक है, जो कि आदमी की बेइज्जती कराने पे लगी रहती है, ठीक है। वो वुमेन से कंपेयर करते हैं जो किसी आदमी की बेइज्जती कराने का जिम्मा उठा लेती है। तो फॉर्च्यून को नेगेटिव सेंस में मानते हैं। इसके साथ साथ वो एक और चीज मानते हैं कि अगर राजा पूरी तरीके से चौकन्ना होकर रहेगा तो वो भाग्य से भी बच सकता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जो उनके इम्पोर्टेंट कोट्स हैं जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला तो यही, द लाइन कैन नॉट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम ट्रैप एंड द फोक्स कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम वुल्व्स, वन मस्ट देयरफॉर बी अ फोक्स, रिकॉग्नाइज ट्रैप एंड लायन टू बी फ्राइटन वुल्व्स, ठीक है। तो अगर कहीं भी लायन फोक्स का अगर इस तरह की अगर बात दिख जाती है पॉलिटिकल थॉट में, तो मैकियावेली टिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी वो बात बोलते हैं, नेवर अटेम्प्ट टू विन बाय फोर्स व्हाट कैन बी वोन बाय डिसेप्शन। कभी भी जो चीज हमें छल कपट से मिल सकती है, डिसेप्शन का मतलब होता है छल कपट, ठीक है। तो जो चीज हमें छल कपट या सॉफ्ट पावर लगा के मिल सकती है, उसके लिए कभी भी हमें हार्ड पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसे बल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये बात बोलते हैं। तीसरी बात क्या बोलते हैं, मैन आर ड्राइवन टू बी टू प्रिंसिपल इम्पल्सिस आइदर बाय लव और बाय फियर। इंसान को कंट्रोल करने के दो तरीके हैं, या तो प्यार या डर, ठीक है। ये क्या थे, मैकियावेली के कोट्स थे। मैकियावेली से जो भी चीजें इंपॉर्टेंट बनती थी वो इस वीडियो में मैंने कवर करवा दी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। जो भी आपका डाउट बचता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं, ठीक है। चार बुक्स हमें याद रखनी है, कौन कौन सी है, एक बार फिर से हम बुक्स को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बुक हर बार तो नहीं लेकिन हर दूसरी तीसरी बार कोई ना कोई मैकियावेली की बुक पूछ ली जाती है। पहली बुक थी उनकी आर्ट ऑफ वॉर, ठीक है। पहली बुक थी उनकी आर्ट ऑफ वॉर।
और दूसरी बुक उनकी कौन सी थी? दूसरी बुक थी उनकी हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। ठीक है। तीसरी बुक उनकी कौन सी थी? तीसरी बुक उनकी थी आर्ट ऑफ वॉर, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। तीसरी बुक थी उनकी द डिस्कोर्स ऑन लिविंग। ठीक है, द डिस्कोर्स। और चौथी बुक कौन सी थी? चौथी बुक थी उनकी द प्रिंस। ठीक है, ये उनकी बुकों के नाम है, द प्रिंस। उनके अलावा जो तीन स्टेटमेंट आपको बताई थी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी थी वो? कि जो मैकियावेली है वो क्या है? अपने टाइम के शिशु है। ये बात कौन बोलता है? चाइल्ड वाली बात बोलते हैं डनिंग। डनिंग। उसके अलावा जो दूसरी स्टेटमेंट है कि पूरा का पूरा जो रेसेंस पीरियड है वो किस में बसता है? मैकियावेली में। ये बात कौन बोलते हैं? लस्की। और उसके बाद जो फोर्थ स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट है सेबाइन वाली, जिसमें वो क्रिटिसाइज करते हैं कि जो भी मैकियावेली के व्यूज हैं वो नैरोली नैरोली आउटडेटेड है, और नैरोली नैरोली लोकेटेड है। तो इसी के लिए, इसी से हम यहाँ पे क्या है, आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।